रात के ठीक 2 बज रहे थे। मुंबई सो रहा था। सड़कों पर सन्नाटा था। अचानक एक आदमी फुटपाथ पर गिर पड़ा। लोगों ने सोचा शायद शराबी होगा। कोई आगे नहीं बढ़ा। कुछ मिनट बाद एक और आदमी, फिर तीसरा, सब एक ही तरह से, अचानक, चुपचाप, बिना किसी शोर के। सुबह जब लोग उठे तो अखबार की सुर्खी ने पूरे शहर को हिला दिया। फुटपाथ पर सो रहे लोगों की रहस्यमयी मौत। पुलिस पहुंची। कोई लूट नहीं, कोई झगड़े के निशान नहीं, कोई चाकू नहीं, कोई गोली नहीं, बस सिर पर एक अजीब सा घाव। दिन बीते, मौतें बढ़ती गई। लोग डरने लगे। फुटपाथ पर सोने वाले लोग अब रात में जागने लगे थे। पुलिस परेशान थी, क्योंकि ना कोई मोटिव समझ आ रहा था, ना कोई पैटर्न। और सबसे डरावनी बात, किलर भीड़ के बीच घूम रहा था, दिन में बिल्कुल आम इंसान और रात में। बस एक बार और सब खत्म। ना गुस्सा, ना नफरत, ना कोई फायदा, सिर्फ मारने की आदत। और सबसे चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब पुलिस ने उसे पकड़ा। वो पागल नहीं था, वो नशे में नहीं था, वो रोया नहीं, उसे कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसने शांति से कहा, मुझे नहीं पता मैंने क्यों मारा, बस अच्छा लगता था। दोस्तों, इस घटना को भारत में आज भी एक नाम से जाना जाता है, लेकिन वो नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले हमें यह समझना होगा, ऐसे लोग होते कौन हैं जो बिना वजह मार सकते हैं, जिनके अंदर डर, दया और पछतावा ही नहीं होता। और यही सवाल लेकर एक लेखक ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेलों में बिताया। किलर्स के साथ बैठकर उन्हें सुना, उनसे बातें की, उनसे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें पछतावा नहीं होता? तुम इंसान हो या कुछ और? और उन्हीं बातचीतों से निकली ये खौफनाक लेकिन सच्ची किताब, टॉकिंग विद साइकोपैथ्स। ये किताब हमें सिखाती है कि सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो डरावने दिखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। इस चैनल पर हम दुनिया की सबसे गहरी, खतरनाक और सोच बदल देने वाली किताबों को बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप किताबें समझना चाहते हैं, इंसानी दिमाग की गहराई जानना चाहते हैं और सच्ची घटनाओं के पीछे का सच सुनना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की कहानी आपको अनकंफर्टेबल भी करेगी और एनलाइटन भी। और हाँ, जिस घटना से हमने आज की कहानी शुरू की थी, अगले चैप्टर में हम बताएंगे उस केस का नाम, किलर कौन था और वो साइकोपैथ कैसे सोचता था। तब तक बस एक सवाल अपने मन में रखिए, क्या साइकोपैथ हमारे आसपास भी हो सकते हैं? चैप्टर 1, बिहाइंड द मास्क ऑफ नॉर्मैलिटी। सोचिए, एक आदमी जो सुबह टाइम पर उठता है, नहाता है, ऑफिस के लिए निकलता है, रास्ते में चाय पीता है, लोगों से ठीक ठाक बात करता है, ना उसकी आंखों में गुस्सा, ना आवाज में कड़वाहट, बिल्कुल नॉर्मल। ऐसा ही एक आदमी दिल्ली की एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। साल 2006 के आसपास की बात है। ऑफिस में लोग उसे शांत, सीधा और थोड़ा सा रिजर्व्ड मानते थे। लंच ब्रेक में ज्यादा बात नहीं करता था, बस हल्की सी मुस्कान दे देता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस दिन पुलिस उसके घर का दरवाजा खोलेगी, अंदर से लाशें मिलेंगी। ये कोई मूवी सीन नहीं था, ये असली जिंदगी थी। तब लोगों ने पहली बार समझा कि खतरा हमेशा चिल्लाता हुआ नहीं आता, कभी कभी वो बिल्कुल चुप रहता है। यहीं से इस किताब की सबसे बड़ी बात शुरू होती है। साइकोपैथ का मतलब ये नहीं होता कि कोई हमेशा गुस्से में रहे या अजीब कपड़े पहने या पागलों जैसी हरकतें करे। असली साइकोपैथ ज्यादातर लोगों जैसे ही होते हैं, नॉर्मल से भी ज्यादा नॉर्मल। 2010 में पुणे में एक केस हुआ था, जहां एक पड़ोसी जो रोज मंदिर जाता था और कॉलोनी के बच्चों को चॉकलेट देता था, बाद में एक डबल मर्डर में पकड़ा गया। जब पुलिस ने पूछा कि इतना सब करने के बाद तुम्हें बुरा लगा या नहीं,
उसका जवाब बहुत साधारण था, नहीं। ना आवाज कांपी, ना आंख झुकी, जैसे वो किसी और की कहानी सुना रहा हो। इस किताब में लेखक बार बार ये बात समझाते हैं कि साइकोपैथ की सबसे खतरनाक क्वालिटी उनका मास्क होता है। वो मास्क जो वो दुनिया को दिखाते हैं। 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद जब अजमल कसाब पकड़ा गया तो इंटेरोगेशन के दौरान एक बात ने सबको हैरान कर दिया। इतनी बड़ी घटना के बाद भी उसके चेहरे पर ना अफसोस था, ना शर्म, सिर्फ एक खाली सा एक्सप्रेशन। यही खालीपन साइकोपैथ की पहचान होता है। उनके लिए सामने वाला इंसान नहीं, बस एक ऑब्जेक्ट होता है। लेखक अपनी बात को एक और इंसिडेंट से समझाते हैं। बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दिन भर कोड लिखता था और शाम को जिम जाता था, रात में बिल्कुल अलग हो जाता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसके लिए सब कुछ एक गेम जैसा था। पकड़े जाने का डर नहीं, सजा का खौफ नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में गलत और सही का मतलब ही अलग था। ये लोग कानून से नहीं, अपनी सोच से चलते हैं। यहां सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, बल्कि ये है कि हम उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते। क्योंकि हम अक्सर चेहरा देखकर फैसला करते हैं। जो ज्यादा बात करता है हमें उस पर शक होता है, जो चुप रहता है उसे हम सीधा मान लेते हैं। साइकोपैथ इसी आदत का फायदा उठाता है। वो जानता है कब मुस्कुराना है, कब चुप रहना है और कब सामने वाले को अपनी बात पर भरोसा दिलाना है। इस चैप्टर का सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। ये बताता है कि बुराई कोई अलग दुनिया की चीज नहीं है। वो हमारे ही बीच होती है, हमारे जैसे कपड़े पहनती है, हमारी ही भाषा बोलती है। और जब तक हम ये सोचते रहते हैं कि ऐसा तो मेरे साथ नहीं हो सकता, तब तक वो मास्क पहने हुए बिल्कुल आराम से घूमता रहता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है जिसे इस चैप्टर के बाद छोड़ देना मुश्किल है। अगर ये लोग इतने नॉर्मल दिखते हैं, अगर इनका मास्क इतना परफेक्ट होता है, तो फिर ये बनते कैसे हैं? क्या ये बचपन से ही ऐसे होते हैं या जिंदगी उन्हें धीरे धीरे इस रास्ते पर ले जाती है? इसी सवाल का जवाब हमें अगले चैप्टर में ले जाएगा, जहां हम समझेंगे कि द मेकिंग ऑफ अ साइकोपैथ की शुरुआत आखिर कहां से होती है। चैप्टर 2, द मेकिंग ऑफ अ साइकोपैथ। अक्सर जब कोई भयानक क्राइम सामने आता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, ये आदमी ऐसा बना कैसे? क्योंकि कोई भी इंसान अचानक एक दिन उठकर साइकोपैथ नहीं बन जाता। इसके पीछे एक लंबी कहानी होती है जो ज्यादातर बचपन से शुरू होती है। साल 2012 में नोएडा में एक केस सामने आया था। एक लड़का जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता था, अच्छे कपड़े पहनता था, इंग्लिश में बात करता था। लेकिन जब पुलिस ने उसकी फाइल खोली तो पता चला कि उसका बचपन मार, डर और अकेलेपन से भरा हुआ था। मां बाप का झगड़ा, रोज की गालियां और किसी का भी साथ ना मिलना। बचपन में उसने सीख लिया था कि अगर सर्वाइव करना है तो इमोशन बंद करने होंगे। यही वो मोड़ होता है जहां से साइकोपैथ बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। साइकोपैथ अक्सर दर्द को महसूस करना नहीं, बल्कि उसे इग्नोर करना सीख लेते हैं। 2007 में चेन्नई में एक घरेलू हिंसा का मामला सामने आया। पड़ोसी बताते थे कि घर के अंदर बच्चे की चीखें आती थी, लेकिन बाहर वही बच्चा स्कूल में बिल्कुल शांत रहता था। सालों बाद वही बच्चा एक ब्रूटल क्राइम में पकड़ा गया। जब उससे पूछा गया कि तुम्हें डर नहीं लगा, तो उसने कहा, डर क्या होता है, ये मैंने कभी सीखा ही नहीं। ये जवाब किसी मूवी का डायलॉग नहीं था, बल्कि उस दिमाग की आवाज थी जिसने बचपन में ही खुद को बंद कर लिया था। इस किताब में लेखक बताते हैं कि कई साइकोपैथ भावनाओं के बिना नहीं पैदा होते, बल्कि उन्हें धीरे धीरे दबा दिया जाता है। 2015 में हैदराबाद में एक युवक का केस आया। वो पढ़ाई में एवरेज था, लेकिन लोगों को मैनिपुलेट करने में बहुत तेज। बचपन में उसे बार बार ये सिखाया गया कि कमजोरी दिखाओगे तो कुचले जाओगे। नतीजा ये हुआ कि उसने एम्पैथी को वीकनेस समझ लिया। उसके लिए सामने वाला इंसान नहीं, बस एक स्टेप था जिसे यूज करके आगे बढ़ा जा सकता था। यहां दिमाग का भी बड़ा रोल होता है।
कुछ रिसर्च केसेस में देखा गया कि साइकोपैथ के ब्रेन का वो हिस्सा जो गिल्ट और फियर फील करता है, ठीक से रिएक्ट नहीं करता। 2018 में केरल में एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ था। आरोपी ने कोर्ट में कामली बताया कि उसने सब कुछ प्लान करके किया था। ना घबराहट, ना पछतावा। डॉक्टर्स ने बाद में बताया कि उसके लिए डेंजर एक आइडिया था, फीलिंग नहीं। यानी वो जानता था कि ये गलत है, लेकिन उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसा इंसान सोसाइटी में बहुत आसानी से एडजस्ट कर लेता है। 2011 में कोलकाता में एक आदमी जो एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ था और लोगों की मदद करता दिखता था, बाद में फाइनेंशियल फ्रॉड और मर्डर के मामले में पकड़ा गया। उसके बचपन की कहानी सामने आई, अडॉप्शन, आइडेंटिटी कंफ्यूजन और किसी पर भरोसा न कर पाने की आदत। उसने सीख लिया था कि दुनिया से पहले वार करना ही सेफ रहना है। इस चैप्टर की सच्चाई यह है कि साइकोपैथ बनना किसी एक दिन का फैसला नहीं होता। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस का नतीजा होता है। डर, निग्लेक्ट, कंट्रोल और पावर की भूख, ये सब मिलकर धीरे धीरे इंसान को अंदर से बदल देते हैं। बाहर से वो हंसता है, बात करता है, रिश्ते निभाता है, लेकिन अंदर कुछ भी फील नहीं करता। और यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है। अगर किसी इंसान के अंदर फीलिंग्स ही काम नहीं कर रही, अगर उसे दर्द, डर और पछतावा महसूस ही नहीं होता, तो सोचिए, जब वो किसी को नुकसान पहुंचाता है तब उसके दिमाग में चलता क्या है, उसे वो पल कैसा लगता है। यही सवाल हमें अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है, जहां हम सीधे झांकेंगे इनसाइड द किलर्स माइंड और समझने की कोशिश करेंगे कि हत्या करते वक्त एक साइकोपैथ सच में क्या सोचता है। चैप्टर 3, इनसाइड द किलर्स माइंड। अब तक हमने ये समझ लिया कि साइकोपैथ दिखते कैसे हैं और बनते कैसे हैं, लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्राइम करते वक्त उनके दिमाग के अंदर चलता क्या है। क्योंकि यहाँ लॉजिक काम नहीं करता, यहाँ इमोशन भी काम नहीं करता। यहाँ सिर्फ एक ठंडी, साफ और खामोश सोच होती है। साल 2016 में इंदौर में एक मर्डर केस सामने आया। आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस ने देखा कि वो बिल्कुल आराम से कुर्सी पर बैठा था, जैसे किसी दोस्त से मिलने आया हो। ना पसीना, ना घबराहट। जब उससे पूछा गया कि वार करते वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, तो उसने कहा, मैं बस देख रहा था कि सामने वाला कब चुप होगा। यह जवाब सुनकर पुलिस भी कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गई। साइकोपैथ के लिए हत्या कोई इमोशनल ब्लास्ट नहीं होती, बल्कि एक प्रोसेस होती है। 2014 में जयपुर में एक केस हुआ, जहां आरोपी ने बताया कि उसने क्राइम से पहले और बाद में खाना खाया, टीवी देखा और सो गया। उसके लिए ये दिन बाकी दिनों जैसा ही था। ओथा बताते हैं कि साइकोपैथ का दिमाग पेन को सिग्नल की तरह नहीं, नॉइज की तरह देखता है। वो जानता है कि सामने वाला दर्द में है, लेकिन उसका असर उस तक नहीं पहुंचता। एक और घटना 2019 की है, लखनऊ की। एक युवक ने अपने ही जान पहचान के व्यक्ति की हत्या कर दी। कोर्ट में जब जज ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पछतावा है, तो उसने कहा, अगर पछतावा होता तो मैं यहां खड़ा ही नहीं होता। ये एरोगेंस नहीं था, ये इमोशनल एब्सेंस था। उसके दिमाग में गिल्ट नाम की चीज एक्टिवेट ही नहीं हो रही थी, जैसे किसी रिमोट का बटन ही खराब हो। इस किताब में बताया गया है कि साइकोपैथ के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है कंट्रोल। 2009 में नागपुर में एक सीरियल क्राइम पैटर्न सामने आया। हर बार तरीका बदलता था, जगह बदलती थी, लेकिन एक चीज कॉमन थी, विक्टिम हेल्पलेस था। साइकोपैथ को खून से नहीं, उस पल की पावर से सैटिस्फैक्शन मिलती है जब सामने वाला पूरी तरह उसके कंट्रोल में होता है। यही वजह है कि कई बार क्राइम के बाद वो खुद को सुपीरियर महसूस करता है, जैसे उसने कोई अचीवमेंट हासिल की हो। यहां एक और खतरनाक सच सामने आता है। साइकोपैथ अक्सर क्राइम के दौरान खुद को थर्ड पर्सन की तरह देखता है। 2017 में भोपाल में एक इंटेरोगेशन के दौरान आरोपी ने कहा, ऐसा लगा जैसे मैं खुद को बाहर से देख रहा हूं। डॉक्टर्स ने बताया
कि उसका दिमाग सिचुएशन से डिटैच हो चुका था, यानी वो वहां था लेकिन इमोशनली मौजूद नहीं था। सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि क्राइम के बाद भी उनका दिमाग नॉर्मल मोड में लौट आता है। ना नाइटमेयर्स, ना गिल्ट ट्रिप्स। 2013 में पटना के एक केस में आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद उसने अगले दिन एग्जाम दिया और अच्छे मार्क्स भी आए। उसके लिए वो घटना बस एक मेमोरी थी, फीलिंग नहीं। इस चैप्टर की सच्चाई अनकंफर्टेबल है। साइकोपैथ का दिमाग टूटता नहीं, बल्कि अलग तरह से काम करता है। जहां हम रुकते हैं, सोचते हैं, डरते हैं, वहां वो आगे बढ़ जाता है, बिना हेजिटेशन, बिना सवाल। और यहीं पर एक आखिरी सवाल खड़ा होता है। अगर उनका दिमाग इतना शांत रहता है, अगर वो इमोशन से इतना डिटैच्ड होते हैं, तो सोचिए, जब कोई रिसर्चर या ऑथर ऐसे लोगों के सामने बैठता है, उनसे बात करता है, तो वो बातचीत कैसी होती होगी? क्या वो इंसान सामने वाले को भी मैनिपुलेट कर सकता है? इसी सवाल का जवाब हमें अगले चैप्टर में मिलेगा, जब हम देखेंगे कि असल में कैसा होता है। चैप्टर 4, टॉकिंग टू मॉन्स्टर्स। सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, सामने एक ऐसा इंसान है जिसने जिंदगी ली है। कोई कहानी नहीं, कोई अफवाह नहीं, बल्कि पक्का सच। और हैरानी की बात यह है कि वो इंसान आपसे बिल्कुल आराम से बात कर रहा है। ना गुस्सा, ना डर, ना शर्म। क्रिस्टोफर बेरेडी ने ऐसे ही अनगिनत लोगों से बात की है, और वो बताते हैं कि सबसे मुश्किल चीज सवाल पूछना नहीं होती, बल्कि खुद को नॉर्मल महसूस कराना होता है। क्योंकि सामने बैठा इंसान आपको ये महसूस ही नहीं होने देता कि वो कुछ अलग है। साल 2011 में तिहाड़ जेल में एक इंटरव्यू के दौरान एक कैदी ने ऑथर से पूछा, आप मुझसे डर क्यों नहीं रहे? सवाल उल्टा था। ऑथर बताते हैं कि साइकोपैथ अक्सर बातचीत की दिशा अपने हाथ में ले लेता है। वो इंटरव्यूअर को ऑब्जर्व करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ता है और फिर उसी हिसाब से बात करता है। जैसे 2005 में अहमदाबाद के एक केस में आरोपी इंटेरोगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर को ही सवालों में उलझाने लगा। उसने इतने कामली जवाब दिए कि कुछ देर के लिए माहौल इंटरव्यू जैसा हो गया, पूछताछ जैसा नहीं। इस किताब में एक बात साफ कही गई है, साइकोपैथ बातों से वार करता है। 2014 में चंडीगढ़ में एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि इंटरव्यू के दौरान आरोपी बार बार अपने क्राइम्स को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। वो खुद को विक्टिम दिखा रहा था। बचपन, हालात, समाज, सबको ब्लेम कर रहा था। लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि जिसके साथ ये हुआ उसके बारे में क्या, तो कमरे में सन्नाटा छा गया। क्योंकि साइकोपैथ के पास उस सवाल का जवाब नहीं होता। सामने वाला उसके लिए इंसान ही नहीं होता। ऑथर बताते हैं कि कई बार ये लोग इंटरव्यूअर को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। 2016 में दिल्ली में एक इंटरव्यू के दौरान आरोपी ने अचानक कहा, आप मुझे समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं। ये एक चाल थी, सामने वाले को स्पेशल फील कराने की कोशिश। साइकोपैथ जानता है कि इंसान अटेंशन से कमजोर पड़ता है और यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होती है। एक और अनसेटलिंग घटना 2018 की है, मुंबई की। एक सीरियल ऑफेंडर इंटरव्यू के दौरान हंस रहा था। जब ऑथर ने पूछा कि तुम्हें हंसी क्यों आ रही है, तो उसका जवाब था, आप लोग मेरी कहानी सुनकर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये क्रूएल्टी नहीं थी, ये इमोशनल डिस्कनेक्ट था। उसके लिए सामने बैठे लोग भी बस रिएक्शंस थे। इस चैप्टर में सबसे डरावनी बात ये समझ आती है कि साइकोपैथ खुद को मॉन्स्टर नहीं मानता। वो खुद को नॉर्मल, स्मार्ट और कई बार बेटर इंसान समझता है। 2010 में बेंगलुरु के एक केस में आरोपी ने कहा था, अगर मैं गलत हूं तो दुनिया भी गलत है। उसके लिए मॉरलिटी एक फ्लेक्सिबल चीज थी जिसे जरूरत के हिसाब से मोड़ा जा सकता था। ऑथर कहते हैं कि ऐसे इंटरव्यूज के बाद सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि आप खुद को कैसे वापस नॉर्मल महसूस कराएं। क्योंकि जब कोई बिना किसी इमोशन के अपने क्राइम्स डिस्क्राइब करता है, तो वो आपके दिमाग में सवाल छोड़ जाता है, क्या बुराई सच में डरावनी होती है?
या बस खाली होती है? और यहीं से कहानी आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ती है, क्योंकि अगर ऐसे लोग जेल में हैं, तो सवाल ये नहीं कि वो क्या कर चुके हैं, सवाल ये है कि जो पकड़े नहीं गए, जो सोसाइटी के बीच रहते हैं, जॉब करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, वो कैसे होते हैं? क्या हम उन्हें पहचान सकते हैं? इसी सवाल के साथ हम अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे, जहां बात होगी उस सच्चाई की जो सबसे ज्यादा डराती है। चैप्टर 5, ईविल अमंग अस। अब तक की कहानी अगर ध्यान से सुनी हो तो एक बात साफ हो चुकी होगी, साइकोपैथ कोई दूर की चीज नहीं है, कोई जेल की दीवारों के पीछे बंद डरावना चेहरा नहीं है। असली डर यहीं से शुरू होता है कि ऐसे लोग हमारे बीच रहते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह हंसते हैं और हमारी ही भाषा बोलते हैं। साल 2013 में गुरुग्राम में एक कॉर्पोरेट ऑफिस का मामला सामने आया। एक सीनियर एम्प्लॉय, जिसे सब ट्रस्टवर्दी मानते थे, बाद में एक वायलेंट क्राइम में पकड़ा गया। उसके कोलीग्स का एक ही कहना था, ये तो सबसे नॉर्मल आदमी था। और यही बात सबसे ज्यादा अनसेटलिंग थी। साइकोपैथ अक्सर पाव वाली जगहों पर जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें गिल्ट रोकता नहीं। 2017 में मुंबई के एक फाइनेंशियल फ्रॉड केस में आरोपी ने अदालत में कहा, अगर मौका मिले तो मैं फिर वही करूंगा, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। उसके लिए लोग नंबर्स थे, इमोशंस नहीं। ओथा बताते हैं कि साइकोपैथ को सोसाइटी इसलिए भी पहचान नहीं पाती क्योंकि हम अच्छाई को चेहरे से जोड़ देते हैं। जो कॉन्फिडेंट है उसे लीडर मान लेते हैं, जो काम है उसे सेफ समझ लेते हैं। एक और इंसिडेंट 2019 का है, जयपुर से। एक व्यक्ति जो सोशल वर्क से जुड़ा हुआ था, बाद में अब्यूज के आरोपों में पकड़ा गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो सालों से 2 जिंदगी जी रहा था, बाहर रिस्पेक्ट, अंदर कंट्रोल और डोमिनेशन। साइकोपैथ अक्सर रिश्तों में भी ऐसे ही होते हैं। वो प्यार नहीं करते, वो ओनरशिप चाहते हैं। सामने वाले की बाउंड्रीज उनके लिए चैलेंज होती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच ये है कि साइकोपैथ को पहचानना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। ओथा कहते हैं कि रेड फ्लैग्स अक्सर छोटे होते हैं, लगातार झूठ, बिना वजह चाहना और दूसरों के दर्द पर अजीब सी चुप्पी। 2015 में चंडीगढ़ के एक डोमेस्टिक केस में विक्टिम ने बताया कि जब वो रोती थी तो सामने वाला बस देखता रहता था, ना गुस्सा ना चिंता, जैसे वो किसी और की परेशानी देख रहा हो। ईविल हमेशा शोर नहीं करता, कई बार वो पोलाइट होता है, वेल स्पोकन होता है और सोशली एक्सेप्टेबल भी। यही वजह है कि ये किताब डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए लिखी गई है, समझाने के लिए कि अवेयरनेस डर नहीं है बल्कि प्रोटेक्शन है। साइकोपैथ को समझना उसका सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि खुद को सेफ रखना है। और यहीं पर यह सफर पूरा नहीं होता, बल्कि एक सवाल छोड़ जाता है। अगर बुराई हमारे बीच है, अगर वो इतनी क्वाइटली एग्जिस्ट करती है, तो क्या हम सच में प्रिपेयर्ड हैं? क्या हम लोगों को उनकी बातों से नहीं, उनके एक्शन से जज करना सीख पाएंगे? यही सवाल इस पूरी किताब का असली मतलब है। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक सीरीज सोचने पर मजबूर कर रही है, अगर ये कहानी आपको अनकंफर्टेबल लेकिन अवेयर बना रही है, तो यही इसका मकसद है। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक प्रकाश, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि उन्हें महसूस करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और ऐसे ही डीप, डार्क और माइंड ओपनिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली किताब, अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे। तब तक याद रखिए, सबसे खतरनाक चीज अंधेरा नहीं होता, बल्कि वो अंधापन होता है जिसमें हम देखना ही बंद कर देते हैं।